नमस्ते हमारे रेलवे वाले प्यारे प्यारे भाइयों। रेलवे ग्रुप डी 2025 का कार्यक्रम आज शुरू हो चुका है मेरे भाई। आज पहले दिन का पेपर समाप्त हुआ और क्या पहले दिन का, जो पहले दिन का पेपर है वही दूसरे दिन का, वही तीसरे दिन का और वही आखिरी दिन का। जैसा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में आया है वैसा ही लास्ट 97 शिफ्ट तक आएगा मेरे दोस्त। ठीक है जी। तो मेरे भाई आज के पूरे दिन का निचोड़ मैं आपको बता देता हूं कि कैसे सवाल रेलवे ग्रुप डी में आए हैं और कैसे सवाल आगे आएंगे। ठीक है ना। तो ये जो अभी रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है उसी पर बेस्ड संभावित प्रश्न पत्र है गणित का। इसी लेवल का एग्जाम आ रहा है और ऐसे ही सवाल मेरे प्यारे भाई आ रहे हैं। ये कोई नए सवाल नहीं है, ये सारे के सारे सवाल पहले भी मैं 100 बार करवा चुका हूं। अब मैं वही दोबारा घिसे पीटे सवाल 101वीं बार करवा रहा हूं, ये मान लीजिए। ठीक है। सारे सवाल मैं ऑलरेडी इसी चैनल पर पहले भी प्रैक्टिस सेट में, एग्जाम पेपर में, सैंपल पेपर में मैं करवा चुका हूं। वो कि सवाल बहुत कम है। मैंने बोला ना रेलवे के पास सवाल बहुत कम है मेरे भाई। टीसीएस पैसा गिनने में ज्यादा बिजी रहती है, सवाल बनाने में कम ध्यान देती है। तो वही लिमिटेड सवाल है, बार बार उनका नाम करेक्टर उन पे जो है उनका रंग वंग उन पे पोत पोत के बार बार देते रहते हैं मेरे भाई। ठीक है जी। तो ये 25 सवाल हर बच्चे को सॉल्व करने चाहिए। अच्छा, आप हमारे इसी चैनल पे जाएंगे तो मैंने रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए खूब सारा प्रैक्टिस सेट बनवाया है। देखो ना, रेलवे ग्रुप डी 2025 प्रैक्टिस सेट, इसमें रेलवे के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के सवालों का कंपाइलेशन है। इनको जरूर लगाना, इसी में से सवाल आ रहे हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, चलो कोई हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट आज के पूरे दिन का निचोड़ कर लेते हैं। कल भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, मैं कल भी एक ऐसा सेट आपको करवा दूंगा। ठीक है। और आप खुश हो जाओगे जब आप देखोगे कल वाले दिन, उसके बाद 1 तारीख से पेपर है ना, सेम सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जब बिल्कुल आप मैच कर सकते हो मेरे भाई। आ जाइए पहले सवाल से। देखो अर्थमेटिक की ज्यादा आ रहा है, वही ज्यादा आना भी है, एडवांस कम आ रहा है। हाँ, पहला सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 167, तो आपसे क्या पूछा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या है। तो बताओ, अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x। भाई एक बार बताइए, अगर आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x प्लस 1/x। ये पावर 2 से आपको क्या जाना है, पावर 1 में। प्लस से प्लस में तो कैसा आएगा, 2 जोड़ के रूट ले लो। 167 में 2 जोड़ो मेरे प्यारे भाई, 169 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 13। तो आपसे क्या पूछा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k। 13 का क्यूब माइनस 3 गुणा 13, ये आ जाएगा बच्चों। बात समझे ना। 13 का क्यूब 2197 याद होना चाहिए, माइनस 13 तिया 39। तो घटाएंगे 2197 में से 39 घटाएंगे बच्चों, तो एंड में क्या आ जाएगा, 8, 215। ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य से 22% की हानि पर बेचता है लेकिन 44% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। बेईमान दुकानदार का यही एक इकलौता सवाल है, जैसे उनके पास सवालों का काल पड़ गया हो, है ना। केवल ये और ये या को बदल देंगे और दूसरा सवाल लो तैयार, ज्यादा मेहनत नहीं करते। ठीक भैया, कर बनाएंगे कैसे। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य से कितनी हानि पर बेचता है, 22%। 22% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा, 22/100 यानी कि 11/50। 11/50 यानी कि व्यापारी 50 के सामान को 11 के लॉस पर बेचता है, यानी कि 50 का सामान कितने बेचेगा, 39 में। ठीक है। लेकिन व्यापारी करता क्या है, 44% कम वजन को उपयोग करता है। 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 44% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/25। यानी कि मान लो कोई कस्टमर आके उससे कहता है कि हमें 25 किलो दाल दे दो तोल के, कितनी, 25 किलो। तो 25 किलो दाल नहीं देते, 25 से 11 किलो कम, यानी कि कितना, केवल 14 किलो दाल देते हैं। यानी कि व्यापारी 14 किलो दाल देके 25 किलो का पैसा कस्टमर से ऐंठ लेता है। ठीक है ना। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ, इन दोनों का सक्सेसिव, यानी कि सीधी सीधी मल्टीप्लाई। तो 25 से 50 कितनी बार कट जाएगा बेटा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 14 दूनी 28 रेशियो 39। ठीक है ना बच्चों।
यानी कि अल्टीमेटली 28 का सामान कितने में बिका, 39 में का, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने पर, 28 पर, परसेंटेज में कितना, इंटू 100% ही आ जाएगा मेरे भाई, और ये इस सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है भाई, चलो ये तो कट रहा है ना 4 से, पहले काट लेते हैं। 4 से 100 25 बार, और 4 से 28 7 बार, तो 11 गुणा 25 आ गया 275/7%, क्या हो गया, ये लाभ हो गया। तो कितनी बार जाएगा जी, 7 तिया 21, 6 5 7 नाम 63, तो 39 सही 2/7%। ये क्या आ जाएगा, व्यापारी का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही है प्यारे दोस्त, यहां पे ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3 है ना। जो बच्चे मेहनती हैं उनको बुरियत लग रही होगी कि सर तगड़ा कराओ, है ना, ऐसी तैसी कर दो सर सवालों में। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर में इजी सवाल ही आना है मैथ का। आपको ज्यादा फोकस करंट अफेयर पे लगाना है, जैसा पेपर का हाल है अभी। ठीक है जी, देखो हम सीधी बात करेंगे, कोई बहकाने वाला काम है नहीं बिल्कुल भी, वही ऑथेंटिक पढ़ाना है जो पेपर में आए। मैं तो बच्चों को बता के चल रहा हूं कि मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत इस टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे सवाल भी गलत कराओ या आपसे ना बने पेपर में, तो आपसे बड़ा पापी दूसरा नहीं कोई। 83 रुपए पर केजी वाली चीनी को 46 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर को 80.3 रुपए पर केजी पर बेचने से 40% का लाभ हो। ऐसा सवाल कैसे सॉल्व होता है, एलिगेशन से। आप प्राइस पे एलिगेशन लगा दो रुपीस पर केजी पर। हम दो टाइप की चीनी को मिलाते, पहली चीनी का प्राइस कितना है, 83 रुपए पर केजी, दूसरी टाइप की चीनी का दाम कितना है, 46 रुपए पर केजी। बोला किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80.3 रुपए पर केजी में बेचने पर 46% का प्रॉफिट हो। यानी कि ये मिक्सचर का क्या रखा है, सेलिंग प्राइस। आपको निकालना है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। आप मिक्सचर को 80.3 रुपए पर केजी में बेचते हैं, 46% लाभ होता है। सीपी क्या होता है, 100%। 100% पे 40% का लाभ हुए, कितने की वैल्यू है, 146% की वैल्यू। क्या निकालेंगे बच्चों आप यहां से, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या आ गया मिक्सचर का सीपी। 0 से 1 डेसिमल कट जाएगा, 2 से 10 5 बार, और 2 से कितना मेरे भाई 73, 73 एकम 73, और 7 3 73 एकम 73, तो क्या आ गया 11 पंजे 55। तो मिक्सचर का क्या आ गया सीपी 55 रुपए पर केजी। तो हम दो टाइप की चीनी को मिलाते हैं जिनकी लागत है 83 और 46 रुपए पर केजी। किस रेशियो में मिलाना चाहिए कि मिश्रण का क्रिय मूल्य क्या हो जाए, 55 रुपए पर केजी। तो लगाओ एलिगेशन, 55 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 9, और 83 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 9:28। तो मैं दोनों टाइप की चीनी को 9:28 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, डी ऑप्शन है। ठीक है भाई, आ जाओ अगला सवाल। देखो रेलवे ने एक भी सवाल नया नहीं बनाया, जो मेहनत उसने एनटीपीसी के पेपर करवाने में करी थी वही सेम सवाल आपको चिपका दिए। ठीक है, 9 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं उस काम को 15 दिन में कर सकती हैं। तो पूछा 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आप इस सवाल को एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं, पर हमारे पास और स्मार्ट तरीका है। सवाल में पूछा क्या, 5 वुमेन और 3 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सवाल में जबकि दिया क्या है, 4 महिलाएं काम को कितने दिन में पूरा करती हैं, 15 दिन में। 4 महिलाएं काम को 15 दिन में करती हैं, तो मुझे बताओ इस हिसाब से 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो भैया इक्वल नहीं कर देंगे, m1d1 बराबर m2d2, वर्क को इक्वल कर देंगे। 4 वुमेन 15 दिन में करती हैं, तो 3 वुमेन कितने दिन में करेंगी, है भाई ये कितनी बार चला जाएगा, 3 से 15 20 दिन में। यानी कि 5 महिलाएं हैं, महिलाएं तो 5 है ना। 4 वुमेन अगर 15 दिन में करती हैं, तो मुझे बताइए 5 महिलाएं वो काम कितने दिन में करेंगी, 5 महिलाएं। ठीक है ना, आदमी 3 है, महिलाएं तो 5 है ना। 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, हमने वर्क इक्वल कर दिया, m1d1 बराबर m2d2। तो बताइए कितनी बार जाएगा ये, 5 तिया 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको ना टोटल गुणा सेम करनी, 4 महिलाएं 15 दिन में, 15 चौका 60, 5 महिलाएं 12 दिन में, 12 पंजे 60। अब आप बताओ 3 आदमी 3 पुरुष ये काम कितने दिन में करेंगे। 9 पुरुष कितने दिन में करते हैं,
20 निम्मा 100, तो 3 आदमी कितने दिन में करेंगे? 3 गुणा 60 180, नहीं कि 3 आदमी 60 दिन में करेंगे। ये मिलके काम कितने दिन में कर लेंगे? 12 और 60 का एलसीएम, टोटल वर्क आ गया। तो बताओ इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 पंजे, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ये मिलकर काम करेंगे 5 और 1 6 एफिशिएंसी के साथ, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लेंगे? 60/6 यानी कि 10 दिन। ठीक है ना बच्चों, कितना आसानी से सवाल हो रहा है। ये बताइए सवाल नंबर है 5, ये रेलवे ग्रुप डी 2022 में आया था। ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर x रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से 2.5 साल में प्राप्त मिश्र धन 50,578 रुपए है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2.5 साल का कितना मतलब है? 2.5 साल मतलब 30 महीना, 1 साल में 12 महीने, 2.5 साल में 30 महीने, तो हमारे पास 30 महीने का समय है। ब्याज की दर कितनी है? 12% वार्षिक। ब्याज कैसे आप कंपाउंड कर रहे हो? हर 10 महीने में। तो मेरे भाई एक बार बताइए, अगर आपके पास 30 महीने का समय है, आप हर 10 महीने पर कंपाउंड कर रहे हो, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, हो जाएगा 30 महीना, 10 महीना 10 महीना 10 महीना, हो गया 30 महीना, 2.5 साल। अब बताओ ब्याज की दर अगर 1 साल में 12% है, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 10 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। अगले 10 महीने में 10%, अगले 10 महीने में 10%, यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 10-10-10% का सक्सेसिव मिलेगा। बात समझ में आ गई? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/10। यानी कि अगर आप 10 इन्वेस्ट करोगे तो कितना बन जाएगा 10 महीने में? 11। तो बताइए 2.5 साल यानी कि 30 महीने में कितना बन जाएगा इसका क्यूब? तो 11 का क्यूब 1331 और बटे 10 का क्यूब 1000। किसका रेशियो आ गया? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। यानी 1000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो कितना अमाउंट बन जाएगा? 1331। जबकि मिश्रधन अमाउंट कितना बन जाता है? 50,578। तो 1331 की वैल्यू कितनी है? 50,578 रुपए। और आपसे क्या पूछा है? एक्स का मान। एक्स का मान मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। बताओ इससे आसान कोई सवाल है क्या दुनिया में? है कि नहीं? तो 1331 चौका तो नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि 13 चौका 5200 ही होता है ना, 1300 चौका, ये तो 3 बार ही जाएगा। ठीक है भैया? और देखो आंसर हर ऑप्शन के एंड में 3 जो आ रहे हैं, यानी कि पूरा कटेगा। ये क्या है? 1, और ये क्या है एंड में? 1 कटे 8, 38 बार जाएगा फिर ये। तो 1000 की वैल्यू भी 38 गुना होनी चाहिए, यानी कि 38,000 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है। एक्स की वैल्यू खत्म कर लोगे। बहुत तेजी से सवाल पूछा है। आइए सवाल नंबर 6, ये आपका सवाल आया है ग्रुप डी 2022 में। साइन 70 डिग्री माइनस 2 साइन क्यूब 70 डिग्री बटे 2 कॉस क्यूब 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? देखो कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे भाई, यहां पर आपको क्या आ जाएगा? ऊपर से क्या आ जाएगा? साइन 70 डिग्री कॉमन। अगर ऊपर से साइन 70 डिग्री कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, नीचे क्या कॉमन आ रहा है? नीचे कॉस 70 डिग्री कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये 2 कॉस क्यूब 70 है ना, कॉस 70 कॉमन ले लिया तो 2 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 1। क्लियर है बच्चों? अब आप मुझे बताओ, ये दोनों चीजें तो सेम है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। भाई मैं आपसे कहूं cos 2 थीटा क्या है, तो आप कहोगे सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंगल सेम है ना 70 डिग्री, तो कट जाएगा। तो क्या बचा? साइन 70 बटे cos 70, यानी कि इसकी वैल्यू है बेटे tan 70 डिग्री। हमें नहीं लगता कोई डाउट है जी। आइए सवाल नंबर आपके सामने 7, त्रिकोणमिति के 2 सवाल आएंगे आपके पेपर में, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, अच्छे समझ लीजिएगा उन्हें। बताओ इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी? साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बटे 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन स्क्वायर 54 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक है बच्चे? अच्छा, ये साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए क्या होता है?
सब बच्चों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन माइनस कॉस इंटू ब्रैकेट में क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन इंटू, ये आ गया ना बच्चे, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। और नीचे क्या है प्यारे स्टूडेंट, 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए। समझ में आया, प्लस प्लस ये ना। अब ये बताओ, 2 साइन स्क्वायर 54 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 36 डिग्री। देखो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये 54 है, ये 36 है। 54 36 क्या होता है, 90 है। यानी कि ये दोनों कैसे एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भैया अगर दो एंगल का सम 90 है, दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, कौसे गुणा कौसेक बी बराबर 1। तो ये साइन 54 डिग्री सेक 36 डिग्री 1 हो गया, और ये 1 का स्क्वायर भी 1, तो 2 हो गए। 1 प्लस साइन कॉस से 1 प्लस साइन कॉस कट गया, तो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 2 इस सवाल का आंसर है। एनटीपीसी में आया था ये सवाल। आइए बच्चे, सवाल नंबर है 8। एक आदमी ने 60,000 रुपया प्रत्येक में 2 कारें बेची। एक कार पर उसे 20% लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना, ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में। एक बात कुछ है सवाल में, एक आदमी ने 60,000 रुपए ईच में 2 कार बेची, 2 कार बेची यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर। एक कार पर मेरे दोस्तों से हो रहा 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर हो रहा 20% का लॉस, तो दोनों पे मिला के ओवरऑल ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस ही होगा। कितना, एक्स स्क्वायर बटे 100%, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, यानी कि 4% का ओवरऑल उसे क्या होगा, लॉस। ऑप्शन, आइए ये बताइए। सवाल नंबर है 9। देखो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है लगातार। वॉकिंग एट 2/5 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिजीत इज 48 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। द यूजुअल टाइम टेकन बाई हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस। समझ में आया, अभिजीत एक आदमी, इसको कहां जाना है, अपने घर से ऑफिस। बोले अगर अभिजीत अपनी सामान्य चाल का 2/5 से चलता है तो 48 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब डिस्टेंस तो सेम है, घर से ऑफिस जाना है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अभिजीत ने अपनी स्पीड क्या कर दी, सामान्य चाल का 2/5। अगर स्पीड को 2/5 गुना कर दिया तो टाइम तो उल्टा हो जाएगा ना, 5/2 गुना। यानी कि अभिजीत को पहले 2 यूनिट टाइम लगता था यूजुअली, तो अब कितना समय लगता है, 5 यूनिट। यानी कि अभिजीत को 3 यूनिट समय ज्यादा लगता है, जबकि सवाल के अनुसार अभिजीत 48 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 3 की वैल्यू ही कितनी है बच्चे, 48 मिनट, यानी कि कितने गुना स्टूडेंट, 16 गुना। तो पूछा है घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है, सामान्यतः लगता है 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू भी 16 गुना आ जाएगी, यानी कि 32 मिनट इस सवाल का आंसर है। बताओ ऑप्शन नंबर, आइए ठीक है जी। देखो जो बच्चे नहीं बढ़िया परफॉर्म कर पाए आज के दिन, ठीक है, या कॉन्फिडेंस नहीं है, पेपर तो देने जाओ, पेपर मिस मत करना बेटा। 500 रुपया दिए हैं, है ना, फॉर्म के, उसका यूज करो। लेकिन अंधाधुंध पेपर अटेम्प्ट करने से या तुक्काबाजी मारने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक बार तो टिक के पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन व एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसका मकसद ही 2026 में 2027 में जो रेलवे के एग्जाम होंगे और कंटिन्यूअस पेपर होंगे और वैकेंसी भी ठीक ठाक बढ़िया आई हुई हैं, उनके लिए आपको तैयार करना। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास इसकी शुरू होने वाली है, प्रॉपर लाइव बैच है। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, आरपीएफ हो, सब कुछ एक ही बैच से कवर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात कि इसमें हम रेलवे के ही प्रीवियस ईयर सवाल कराएंगे, टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड आपको पढ़ाएंगे सारे ही सब्जेक्ट, ठीक है। आ जाओ, सवाल नंबर आपके सामने 10। ए और बी के बीच की दूरी 942 किलोमीटर है। चमन ए से बी तक 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 49 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए पर वापस आता है। चमन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो भाई साहब,
चमन जी बहुत बढ़िया आदमी है, तभी तो चमन है। तो चमन जी कहां जाते हैं? ए से बी तक जाते हैं, कितने की स्पीड से? 66 की स्पीड से। फिर लौट के आते हैं सेम डिस्टेंस बी से ए, कितने की स्पीड से? 49 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूरी जर्नी में आने जाने में औसत चाल बताओ। देखो अगर कोई आदमी सेम डिस्टेंस जाता है ए से बी S1 की चाल से, लौट के आता है S2 की चाल से, तो एवरेज स्पीड क्या है? 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2। याद कर लीजिएगा, 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2, यानी कि 2 गुणा 66 गुणा 49 बटे 66 प्लस 49। 66 में 49 जोड़ेंगे कितना आएगा? 100, 115। ये आ जाएगा बच्चे 115। क्लियर है? किसी कोई समस्या? अब आप बताइए। ये है, कुछ कट भी नहीं रहा, यहां पे कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं सचिन? तो आप इसकी गुणा करके अगर 115 से भाग देंगे बेटा, तो आप अपना ये समझो पेपर के 5 मिनट खो दिए। तो यहाँ ना, और देखो ऑप्शंस भी नजदीक है, ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे यूनिट डिजिट या डिजिटल सम लगा लोगे कि आंसर ये क्या है, लगभग है दशमलव के 2 स्थान तक। और आंसर मेरे भाई मुझे देखो गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो फिर ऐसे सवालों को हम करेंगे कैसे? देखो पूरी गुणा नहीं करनी होती, आप ना जैसे ये क्या है 66 दूनी, तब 132 को ही भाग कर लो 115 से, इजीली हो जाएगा ना 132। तो 66 दूनी 132, 132 को 115 से भाग देंगे, 115 एकम 115, बचा कितना? 17। 132 से 115 कितना कम है? 17 ना। तो 1 प्लस 17 बटे 115 ये हो जाएगा ना, बोलो। और गुणा 49 है कि नहीं? तो देखो इससे आपकी कैलकुलेशन कितनी हल्की हो गई। 49 की 1 में गुणा करो, क्या आएगा? 49। और 49 की आप किस में गुणा करो? 17 में। 49 की बजाय अगर 50 होता तो 50 गुणा 17 850, लेकिन ये 49 है, यानी कि 850 से 17 कम कितना आएगा? 833। ठीक है ना बच्चे? ये आ जाएगा 49 गुणा 17 833 बटे 115। अब बताओ 115 से 833 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 115 सत्ते 700 और 15 सत्ते 105, 805। 115 सत्ते चला जाएगा ना 805, तो 49 प्लस 7 यानी कि 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन सा आंसर रहा? बी ऑप्शन सवाल का आंसर है कि नहीं? तो आप ऐसे सवाल को इस तरीके से ब्रेक करके करिए मेरे भाई, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 11। सवाल है 9 पेन और 14 पेंसिल की कीमत 95। एक पेन की कीमत 3 रुपए कम हो जाती है, एक पेंसिल की कीमत 7 रुपए बढ़ जाती है। तो 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाती है? 78 रुपए। तो पूछा 17 पेन और 13 पेंसिल की ओरिजिनल कीमत ज्ञात कीजिए। यह सवाल मैं पहले ही 100 बार करवा चुका हूं, है सचिन? तुम्हारे सामने कितनी बार करा दिया मैंने ये, है? लेकिन भाई इस सवाल के अलावा उनके पास स्टॉक में माल ही नहीं है, तो हम करें क्या? मान लो एक ही तरीका ऐसे सवालों करने का, मान लो जैसे एक पेन कितने का है और एक पेंसिल कितने की है? वाई की, ठीक है ना। तो सवाल में पहली क्वेश्चन क्या बोली है कि 9 पेन की कीमत 9x और 14 पेंसिल 14y। तो 9x प्लस 14y कितना है? 95। अच्छा जी, आगे सवाल में क्या बोला है? एक पेन की कीमत 3 रुपए कम हो जाती है, पेन की कीमत क्या हो जाएगी? x माइनस 3, ठीक है। पेंसिल कीमत 7 रुपए बढ़ जाती है, पेंसिल कीमत पहले y थी तो अब कितनी होगी? y प्लस 7। तो सवाल के अकॉर्डिंग 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत कितनी है? 70। 9 पेन की कीमत 9 से गुणा, 3 पेंसिल कीमत 3 से गुणा, इनकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 78। दिस शुड बी इक्वल। वो तो कोई समस्या? आप यहां पे देख पाएंगे कि भी सब कुछ 3 से कट रहा है। एक तो वो कि 3 तिया और 26 तिया, ऐसे कर सकता हूं ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या आएगा? 3x प्लस y। अब आप यहां पे क्या देखो, फिक्स वैल्यू, ये क्या आ जाएगा भैया? 3 तिया ये माइनस का 9, माइनस का 9 और प्लस का 7 कितना आ जाएगा? माइनस का -2 जब राइट साइड में जाएगा तो 26 2, तो यानी कि इक्वेशन बन गई। तो एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये है, ठीक है भैया। 3x प्लस वाई बराबर 28। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है बच्चों? x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चाहे आप लोग x को सेम कर लो चाहे y को, दोनों से हो जाएगा।
देखो x इक्वल करना आसान लग रहा है, 9x से यहाँ कितना है 3x, यहाँ 3x है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से गुणा कर दूं, ये भी 9x हो गया, ये भी 9x हो गया, क्या करो इनको घटा दो, घटा दो बेटा, तो 9x से 9x कट जाएगा, 14y, 14y में से 3y घटाएंगे तो 11y बराबर क्या आएगा बच्चे बताइए 95, 28 तिया 84, 95 में से 84 घटाएंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो बहुत आसान है, अगर y 1 आ गया तो यहां रख देते हैं, तो 3x प्लस 1 बराबर 28, तो x बराबर क्या आएगा 27/3 यानी कि 9, यानी कि एक पेन 9 रुपए का, एक पेंसिल 1 रुपए की, हो गया ना। आपसे क्या पूछा है 17 पेन और 13 पेंसिल की ओरिजिनल कीमत, ये पूछा ना, 17 पेन और 13 पेंसिल कीमत, एक पेन कितने का है 9 रुपए का, तो 17 पेन कितने के 17 निम्न 100, एक पेंसिल 1 रुपए की, तो 13 पेंसिल कितने की, तो इनकी कीमत आ गई भाई 166 रुपीज, ऑप्शन नंबर कर लोगे ना। इस तरीके से खटाक से शुरू हो जाना मेरे भाई, बिना किसी टाइम वेस्टेज के। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 12, बनाओ क्या उत्तर है। जिशान 364 किलोमीटर की यात्रा 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगला 441 किलोमीटर की यात्रा 63 की चाल से, और उससे अगले 648 किलोमीटर की जर्नी 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यानी कि अलग अलग डिस्टेंस जा रहा है जिशान भाई, अलग अलग स्पीड से। पूछा संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, आपको क्या निकालने, पूरी जर्नी के लिए एवरेज, तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। जिशान ने दूरी कितनी चली है 364 किलोमीटर, ये प्लस 441 किलोमीटर प्लस, और आगे कितना गया ये 648 किलोमीटर, ये उसके द्वारा चलेगी कुल डिस्टेंस है, ठीक है ना। टाइम कितना लगा, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर 364 किलोमीटर 91 की चाल से जाएगा कितना समय लगेगा 364/91 यानी कि 4 घंटे, प्लस 441 किलोमीटर जाएगा 63 की चाल से, कितना समय लगेगा 441/63 यानी कि 7 घंटे, प्लस उसके बाद 648 किलोमीटर जाएगा 81 की चाल से, कितना समय लगेगा 648/81 यानी कि 8 घंटे। ये आ गया ना बच्चे, कोई दिक्कत। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चली है जिशान ने, 4 1 5 और 8, 3 हासिल 1 6 1 7, 4 11 4 5 हासिल 1 3 1 4 4 8 8 6 यानी कि 1453 किलोमीटर कितने समय में, 4 7 11 8 19 घंटे में। ये आ जाएगी एवरेज स्पीड 1453/19 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बताओ कितना चला जाएगा ये, 19 7 133 ही जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर तो नहीं है ना। 19 7 133 बचा कितना 12, 123 बच गया, फिर कितना आ जाएगा 19 6 114 है ना, यानी कि 76 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। क्या आंसर है, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ऐसे ही करना है, आगे आ जाते, सवाल नंबर है 13, बताओ बच्चों। P इज एनी पॉइंट आउटसाइड द रेक्टेंगल ABCD, ये आउटसाइड की जगह यहां पे इनसाइड कर लीजिए, कि आपके पेपर में जो सवाल आए मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है ना, लेकिन आपके पेपर में वो आएगा नहीं, इनसाइड पे ही आएगा। ये लिख लो बेटा, आप इस सवाल को लिख लो और मेरे शब्दों को सुन लो। हर तीसरी शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी की ये सवाल आएगा, मान लियो हर दिन में एक बार, सुन लिया, कलेजों को ठंडक पड़ गई, अब तो कर लो कम से कम, हर दिन में एक बार सवाल आएगा ये। पी आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है, PA 25 है, PB 33 है, PD 56 है, तो आपसे क्या पूछा है PC की लंबाई, यही पूछा है सचिन। तो कैसे करेंगे, यहां लगती है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि जैसे ये आयत है ABCD, ठीक है भाई, इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट P है, ठीक है बच्चे। अब आप पॉइंट P से चारों शीर्षों को मिला दो, तो लंबाई बन गई PA PB PC PD, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान सुनिएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि भाई आमने सामने के कोने ले लो,
है ना, पॉइंट पी तो है ही, आमने सामने के कोने क्या है, ए और सी, यानी कि पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये बराबर होगा बच्चों, किसके बराबर होगा, आमने सामने के वर्टेक्स क्या है, डी और बी, तो पॉइंट पी से लेंगे पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। आपको यहां पे कोई भी 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा, जैसे इस सवाल में हुआ है। पीए की वैल्यू कितनी है 25 प्लस पीसी कितना है 56। अच्छा, पीसी की लंबाई निकालनी है, ठीक है ना, पीसी की लंबाई आपको निकालनी है, बराबर पीबी कितना है 33 का स्क्वायर प्लस पीडी कितना है 56 का स्क्वायर, यही है बच्चों। अब बताइए, देखो आप यहां से या तो यूनिट मैच करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो भैया इजीली सॉल्व हो जाएगा, कि ट्रिपलेट होता है 33 56 65, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, 33 56 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो 33 का वर्ग प्लस 56 का वर्ग क्या आ जाएगा 65 का वर्ग, और ये 25 का स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 25 का, ये क्या आ जाएगा बेटा 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया, ये 5 गुना 5 12 13 का 5 गुना 25 60 और 65, तो 65 वर्ग में से 25 का वर्ग घटाएंगे तो क्या आएगा, तो पीसी की लंबाई ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट की हेल्प से हो गया ना, वरना हम लोग क्या करते हैं यूनिट वगैरह मैच करते हैं। आगे सवाल नंबर 14 है, 490 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक आदमी जो कि समान दिशा में चल रहा है को 12 सेकंड में पार कर लेती है। इस ट्रेन को विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 500 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, और आंसर काय में बताना है आपको। देखो यही सवाल आ रहा है, इस सवाल में एक नहीं दो दो क्वेश्चन को अलग अलग मिलाया गया है, दिख रहा है ना। एक सवाल तो यह कि एक ट्रेन 490 मीटर लंबी है, ये ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक आदमी चल रहा है ट्रेन की ही समान दिशा में, इसको पार करते हैं 12 सेकंड में। तो पहले ये तो पता लगाओ कि भाई साहब इस ट्रेन की स्पीड क्या है, आई ना बात समझ में। तो भैया मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, कितनी लंबी है 490 मीटर, इस ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन एक आदमी को पार करती है जो चल रहा है ट्रेन की समान दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितने समय में पार करती है 12 सेकंड में। तो आप मुझे बताओ, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर यानी कि 400, तो डिस्टेंस बराबर सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी s1 माइनस s2, यानी कि s माइनस 9, ये किलोमीटर पर आवर में है, किस में बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5 बटे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में है, रिलेटिव स्पीड गुना टाइम कितना लगा 12 सेकंड, ये हो गया ना बच्चों। यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से 0, 49 तिया 147, से माइनस 9 भी उधर चला जाएगा, 147 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, अभी 147 में 9 जोड़ूंगा तो 156, ये क्या आएगा ट्रेन की स्पीड आ गई, एस की वैल्यू 156 किलोमीटर पर आवर, किस में आ गई ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। अब ये बोला है इस ट्रेन को विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से 500 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। यही ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करते अपोजिट डायरेक्शन में, इस ट्रेन की स्पीड कितनी 156, दूसरी ट्रेन आ रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हैं तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी, दोनों की लंबाई का सम यानी कि L1 प्लस L2, एक ट्रेन की लंबाई है 490, दूसरे की है 500, तो 490 प्लस 500 कितना आ गया 990, यह आ गया डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, यानी कि 156 प्लस 42 कितना आ जाएगा मेरे भाई 198, ये है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5 बटे ये क्या आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने डिस्टेंस मीटर में कर दी, स्पीड मीटर पर सेकंड में, बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर है भाई 198 से तो पूरा 5 बार ही कट गई है,
5 से 5 कट गया, 18 ऊपर, यानी कि 18 सेकंड इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर है। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 15। बताओ है कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 23:75, 22:82, 29:57, 31:85। तो भैया एक रेशियो है 23/75, दूसरा है 22/82, यानी कि 2 से कट गया ना, तो 11/41। तीसरा रेशियो कौन सा है? 29/57। चौथा रेशियो कौन सा है? 31 पूछ रहा है कौन सा सबसे बड़ा है। बहुत से बच्चे जिन्होंने नहीं किए ऐसे सवाल, मान लो पेपर में डायरेक्ट देखते हैं, उनको लगेगा तो सवाल आसान, क्या करने लगेंगे? डिवाइड, और वहीं उनका खेल खत्म। डिवाइड नहीं करना, हमें यहां पे देखना है कि भैया, क्योंकि सारी फ्रैक्शन एक से छोटी हैं, एक से छोटी में भी ताकत देखो इनकी कितनी बन रही है। अगर मैं देखूं ये 75 है, तो 75 का आधा होता है 37.5, यानी कि आधे से कम है। 75 का आधा 37.5 है 23, यानी कि आधे से कम है। इसके लो हाफ 1/2 से कम होगी कि नहीं सचिन? ये क्या है? 41 का आधा साढ़े, ये लेकिन क्या लिखा हुआ ऊपर, यानी कि ये आधे से कम है। ये क्या है? 57 का आधा क्या होता है? 28.5, ऊपर क्या लिखा हुआ है? यानी कि आधे से ज्यादा है। बोलो ये क्या है? 85 का आधा क्या होता है? 42.5, 85 का आधा 42.5, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? आधे से कम है। ठीक है बच्चे, यानी कि एक ही है यहाँ पे जो आधे से ज्यादा है, 29:57, ये सबसे बड़ा है। बोलो। आइए सवाल नंबर 16, एनटीपीसी का। चतुर्भुज PQRS में एंगल R और एंगल S के समद्विभाजक बिंदु T पर चतुर्भुज के भीतर मिलते हैं। एंगल STR है 38.5 डिग्री। कोण P और Q का अनुपात 4:7 है। तो आपसे पूछा है कोण Q और कोण P की माप में कितना अंतर है? P और Q का आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस। देखो वैसे तो इस सवाल में कोई चित्र वगैरह की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको ना कंसेप्ट भी बता देता हूं, क्योंकि ये सवाल बिना कॉन्सेप्ट की हेल्प के नहीं होगा जब तक आपको पता ना हो। मान लो जैसे कि चतुर्भुज है PQRS, ठीक है ना। अब इस सवाल के अनुसार आपने क्या किया? R और S के समद्विभाजक खींचे हैं जो कहां मिलते हैं, या आपने S का समद्विभाजक खींचा ये R का, तो S और R के समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं? पॉइंट T पर। इस एंगल की वैल्यू आपको दी है, कितना है ये? STR 38.5 डिग्री। आपको रेशियो किसका दिया है? P और Q का, 4:7। तो मैं आपको बताऊं, इस टाइप के सवाल में अगर आप ये किसी भी चतुर्भुज के दो लगातार एंगल के बाइसेक्टर खींचते हैं, RS लगातार एंगल है, तो दो लगातार एंगल के समद्विभाजक खींचने से जो कोण बनता है, यानी कि एंगल STR, इसकी जो वैल्यू होगी, बाकी जो दो कोण बचे P और Q, उनका एवरेज होगी। ये कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, सबको ध्यान रहेगा। अब यहां पे मेरे प्यारे भी P और Q का रेशियो 4:7 है, यानी कि एंगल P और एंगल Q का सम कितना है? 4:7 11। तो इन दोनों कोणों का जो सम होगा P और Q का, वो क्या होगा? एंगल STR का दुगना। एंगल STR कितना है? 38.5 डिग्री। 38.5 डिग्री का डबल कितना आएगा? 77 डिग्री, यानी कि 11 किलो 77 डिग्री है। कितने गुना? 7 गुना। तो Q और P का डिफरेंस कितना है? 4-7 का डिफरेंस कितना है? तो 3 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 21 डिग्री। ये इन दोनों का क्या आ गया? डिफरेंस। ऑप्शन नंबर आ जाइए। A दो स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिन में बिछा सकता है, B 11 दिन में बिछा सकता है। C की हेल्प से उन्होंने काम कितने दिन में कर लिया? केवल 3 दिन में कर लिया। तो पूछा C अकेला यह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? कोई मुश्किल तो सवाल नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से। A 16 दिन में ट्रैक बिछा सकता है और B 11 दिन में। अब C की हेल्प से उन्होंने काम कर लिया 3 दिन में, यानी कि तीनों लोग A, B और C मिलकर ये काम कितने दिन में कर लेते हैं? 3 दिन में। ठीक है ना। तो टोटल वर्क मान लेते हैं 16, 11, 3 का एलसीएम, यानी कि 16 गुणा 11 गुणा 3, ये टोटल वर्क आ गया कि तीनों आपस में को प्राइम है।
तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, इसको 16 से भाग करेंगे 11 तिया 33। बी एक दिन में कितना काम करेगा, इसको 11 से भाग करेंगे 16 तिया, तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे मेरे भाई, 16 गुणा 11 170। तो आप मुझे बताओ यहां सवाल सॉल्व करने के लिए करना क्या, सी की एफिशिएंसी निकालने, ए की कितनी है, बी की कितनी है, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के कितनी आनी चाहिए भाई, ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 48 प्लस 33 यानी कि 81। तो सी की कितनी आ जाएगी 176 में से 81 घटाएंगे यानी कि 6 में से गया 5, 70 में 60 95, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 95। सी की एफिशिएंसी 95 आ गई, यानी कि सी ये टोटल काम करेगा मेरे भाई कितना एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है 16 गुणा 11 गुणा 3 जो कि कितना है 16 गुणा 33 ही तो है, यानी कि 480 प्लस 28, 480 प्लस 48 कितना आ जाएगा ये 528, ये टोटल वर्क है। इस काम को सी करेगा 95 एफिशिएंसी के साथ, सी को कितने दिन लगेंगे 528 बटे 95 दिन, यही ना बच्चे, यानी कि जो भी आंसर आएगा 10 से छोटा आएगा। कितनी बार जाएगा 9 बार भी नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, तो आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते। 18वां सवाल ग्रुप डी का ही है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह से उस लड़के की छाया बनती है। तो पूछा लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे शैडो वाले सवाल बहुत आते हैं मेरे भाई। मान लो कि जैसे ये है एक सड़क, ठीक है ना, अब 1.5 मीटर लंबा लड़का है, एक लाइट स्टैंड है मेरे भाई, यहां पे कितना लाइट हाउस है 4 मीटर ऊंचा, यानी कि लाइट हाउस बड़ा है ना। तो मान लीजिए कि ये एक 4 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, ठीक है ना। लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, लाइट हाउस की हाइट है ये 4 मीटर, यहां पे बल्ब जलता है मान लो, ठीक है ना। तो बल्ब जलता है तो रोशनी की वजह से रोशनी ऐसे आएगी और यहां लड़के के सर से ऐसे जाके नीचे जमीन पे टकराएगी। तो ये क्या बन जाएगी बेटा, अगर रात का समय होगा तो ये इतनी बड़ी लड़के की शेडो बन जाएगी कि नहीं। ये तो शेडो आपसे पूछा इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये जो लड़का है 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से कितनी दूरी पर खड़ा है 3 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी 3 मीटर है। बोलो किसी को कोई समस्या, कोई डाउट। तो आपसे यहां पर ये वाली डिस्टेंस पूछा है लड़के की शेडो, ठीक है ना बच्चे। ये क्या है बच्चों आपका बॉय, ये तो लड़का है, ये 4 मीटर ऊंचा क्या है लाइट हाउस है। यहां बल्ब की रोशनी ऐसे आई, यहां टकराएगी तो ये शेडो बन जाएगी, यहां पे तो रोशनी नहीं दिखेगी लाइट हाउस की, ठीक है ना बच्चे। अब आप बताओ तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी, यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। इसकी साइड कितनी है 1.5, ये 4, 1.5 4 का रेशियो कितना है 3 8, 1.5 4 2 से गुणा कर दो ना, 1.5 दूनी 3 4 दूनी 8, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो कितना है 3 8, यानी कि छोटे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो भी तो 3 8 आएगा सचिन, भी तो 3 8 आएगा कि नहीं आएगा, 3:8 होगा। तो ये कितना बचा फिर 5, 3 8 का डिफरेंस कितना बचा 5 की वैल्यू कितनी है, कितने गुना 0.6 गुना, यानी कि लड़के की शेडो 3 का 0.6 गुना कितना आ जाएगा, तो लड़के की शेडो की लंबाई आएगी 1.8 मीटर। ऑप्शन नंबर, बढ़िया सवाल है। आइए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एस, तो आपसे क्या पूछा एस स्क्वायर माइनस 1 बटे एस स्क्वायर प्लस 1, इसका मान ज्ञात कीजिए। सोचो जरा इस सवाल को आप लोग, ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट सवाल में पोजीशन पाएगा। समझ में आई बात। आप इसमें वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और मैं आपको इसका बेसिक भी बता दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मुझे बताइए सवाल में क्या दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एस, ठीक है ना। सबको पता है सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एस है तो मुझे बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आएगा 1 बटे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एस है तो सेक माइनस टेन 1 बटा एस। ये क्या पूछा है एस स्क्वायर माइनस 1 बटे एस स्क्वायर प्लस 1, कुछ गड़बड़ है क्या,
कुछ गड़बड़ नहीं है मेरे भाई, सोचो जरा। अगर मैं ऊपर नीचे s से डिवाइड कर दूं तो क्या बन गया, s माइनस 1/s अपॉन s+1/s। अब भाई साहब ये बताओ कि s माइनस 1/x आएगा कैसे? ये s ये 1/s घटाओगे, इस पहली में से दूसरी क्वेश्चन घटाओगे तो sec कट जाएगा, 10 में से -10 घटाओगे 2 tan थीटा। आप मुझे बताओ s+1/s क्या आएगा जब इन दोनों को जोड़ोगे? अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 10 कट जाएगा 2 sec, तो यानी कि क्या आ गया 10/10 का मतलब क्या होता है साइन बटे कॉस इंटू ये सेक थीटा है, ये तो कॉस इंटू सेक कट जाएगा तो क्या बचा? इस सवाल का आंसर हुआ जी बी ऑप्शन साइन थीटा। बताइए दो संख्याओं का HCF और LCM 11 और 440 है, एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो कैसे सवाल लिए भाई, मैंने तो वैसे सवाल लिए जैसे बालक बता रहे हैं, ठीक है ना, जैसे इजी से आ रहे हैं। सबको पता है दो संख्याओं की गुणा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है। दो संख्याओं का HCF कितना है 11, LCM कितना है 440, तो HCF गुणा LCM बराबर एक नंबर कितना है 55। आपसे क्या पूछा है दूसरी संख्या, ठीक है ना, तो 55 से 440 कितनी बार 8 बार, तो 11 8 ये आंसर आ गया, ठीक है ना। हालांकि सवाल ऑप्शन सी भी हो जाएगा और दो संख्याओं का HCF 11 है, तो संख्या तो 11 से ही कटेगी, 11 से ना ये कट रहा ना ये कट रहा ना ये कट रहा, ये अकेला आंसर हो सकता है। P की प्रेजेंट एज का 4 गुना क्योंकि प्रेजेंट एज से 19 साल अधिक है। 7 साल बाद क्योंकि एज का दुगुना उस समय P की एज के 7 गुने से 47 साल कम होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज ज्ञात कीजिए। ये प्रॉब्लम ने जिसका एकमात्र सवाल है जो रेलवे वाले बार बार डाल रहे हैं, ये रेशियो से नहीं बनेगा, इसमें दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। मान लो जैसे P की प्रेजेंटेज P है क्योंकि प्रेजेंटेज Q है, यही मान लो, ठीक है बच्चे, P की P और Q की प्रेजेंटेज Q। बोला है P की प्रेजेंटेज का 4 गुना, ये P की प्रेजेंटेज का 4 गुना क्योंकि प्रेजेंटेज से 19 साल अधिक है, तो P की एज का 4 गुना Q से कितना ज्यादा है 19 साल, यानी कि ये डिफरेंस कितना आएगा 19। आगे की देखो 7 साल बाद क्योंकि एज का 2 गुना उस समय P की एज के 7 गुने से 47 साल कम होगा, तो 7 साल बाद क्योंकि एज क्या आएगी, तो 7 साल बाद क्योंकि एज Q + 7 आ जाएगी, इसका दुगुना ये आ जाएगा। 7 साल बाद क्योंकि एज का दुगुना ये होगा, उस समय P की एज के 7 गुने से, उस समय P की एज क्या आएगी भाई 7 साल बाद P की एज भी तो 7 साल बढ़ेगी, P + 7, उस समय जो P की एज है उसके 7 गुने से कितना कम होगा मेरे भाई 47 साल कम होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 47, ये तो बोला है 7 साल बाद क्योंकि एज का दुगना, यानी कि ये वैल्यू उस टाइम जो P की एज है उसके 7 गुने से कम है 47 साल, यानी कि क्योंकि एज कम बोल रहा है P से, सवाल को ढंग से पढ़ो। 7 साल बाद क्योंकि एज का जो दुगुना है उस टाइम P की एज के 7 गुने से कितना कम है 47 साल कम है, तो क्योंकि जो एज है 7 साल बाद उसका दुगुना कम है P की एज के 7 गुने से। तो यहां पे अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा, पहले वेरिएबल 7 की P में गुणा क्या आ जाएगा 7P, फिर ये कितना आ जाएगा -2Q, और ये बताओ कितना आ गया 7 सत्ते 49 -14 कितना आ जाएगा 35, प्लस का 35 आएगा ना, 7 सत्ते 49 -14 35 बराबर, तो अपन लोग कह सकते हैं 7P - 2Q कितना आ गया है ना, तो 7P - 2Q बराबर 47 में से 35 घटा देते हैं अपन लोग। यार पूछा क्या है क्योंकि प्रेजेंट एज, तो क्योंकि प्रेजेंट एज पूछी है तो अपन लोग यहां पे P को गायब कर लें, या क्योंकि निकालना ही P को इक्वल करके यहां पे मुश्किल होगा, क्यों को इक्वल कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या आ रहा है 2Q, यहां क्या है, तो यहां किससे गुणा कर लेते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, क्या कर दो मेरे भाई घटा दो दोनों इक्वेशन को, यहाँ 4P 7P को इक्वल करने के लिए ऊपर 7 से गुणा करनी पड़ती, नीचे 4 से, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाती ना, तो मैंने यहाँ पे
2 क्यों था, यहाँ क्यों था, 2 से गुणा कर लिया, तो 2 चौक 8p और 7p, डिफरेंस कितना आ गया p। यहाँ 2 से गुणा करते हैं, 19 दूनी 38, 38 में से 12 घटाऊंगा, यानी कि p की एज कितनी आ गई, ये p की एज आई है, क्यों की नहीं आई है मेरे भाई, ठीक है ना। ये कितना है 12, यही तो है। तो p की एज है 26, रख देते हैं, 26 सत्ते कितना आ जाएगा, 26 सत्ते 20 सत्ते 140, 182, 182 माइनस 2 क्यों बराबर 12, ठीक है ना। तो 2 क्यों बराबर कितना आ जाएगा 1, तो क्यों की एज कितनी आ जाएगी 85 साल, 85 साल का क्यों है मेरे भाई, अब तो टपक जाना चाहिए इसे, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे चलते, सवाल है आपके सामने 22, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 19% कम कर दी जाए और बेलन की ऊंचाई 122% बढ़ा दी जाए, तो बेलन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, निकटतम पूर्णांक तक बताना है। बताओगे क्या भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है कि वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है, रेडियस के स्क्वायर, यानी कि रेडियस गुणा रेडियस इनटू हाइट पे। अब हमने किया सिलेंडर की रेडियस 19% कम कर दी, ये रेडियस कितनी 19% कम, रेडियस कितनी कम करी 19% कम करी है, हाइट कितनी बढ़ा दी है, हाइट हमने 122% बढ़ा दी है। तो पूछा वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यही ना बात है सचिन भाई, बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, और जहां बीच में मल्टीप्लाई है इसका मतलब वहां क्या लगेगा सक्सेसिव, तो आपको इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है। लेकिन इतनी सड़ी हुई मेरे भाई ये परसेंटेज है कि आप इनकी फ्रैक्शन बनाओगे तो रेशियो से तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो हम फिर इस सवाल को कैसे कर लेते हैं, अप्रोक्स फॉर्मूला से। भाई पहले आप -19 और -19 का सक्सेसिव निकाल लो, क्या आ जाएगा, x और y का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो -19 -38 प्लस -19 गुणा -19 यानी कि 361, 361 बटे 100 3.61, तो कितना आ जाएगा ये -38 प्लस 4, ये लगभग -34 आ जाएगा, ये -34% आ जाएगा अप्रोक्स। अप्रोक्स ले लीजिए क्योंकि इस सवाल के ऑप्शंस में भी बहुत फर्क है, देख रहे हो इतना ज्यादा गैप है, जानबूझ के इसलिए दिया है कि आप दबा के परसेंटेज में अप्रोक्सीमेशन लगाओ। तो माइनस का 34 और ये कितना है 100, इनका सक्सेसिव करना है ना बच्चों आपको, तो फिर से लगा दीजिए भाई x और y का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो -34 प्लस 122 और ये -34 गुणा 122 बटे, बताओ कोई परेशानी, क्लियर है। तो आप मुझे बताओ ये क्या आ जाएगा, देखो 122 में से अगर 34 घटाऊंगा तो कितना आएगा 8 और 88, 88 माइनस 88 से कम ही है, ठीक है भैया, कितना देखो 34 से 102 होता है, लगभग 3 बार कट जाएगा, और 3 से 122 कितनी बार, लगभग 40 बार, तो 88 माइनस 40 यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा है 48 के करीब आएगा, ठीक है जी। लेकिन मैं यहाँ पे दो ऑप्शन में थोड़ा अटक रहा हूं, एक 46 में और एक 50 में, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा, देखो ये दोनों ऑप्शन तो मैं हट गया, इन दोनों में बचा 40 और 50 में, थोड़ा सा क्लोज ले लेते हैं, ये वैल्यू जो आएगी 34 से कम आएगी, ये कितना आएगा 34.39, ठीक है ना। तो 122 में से 34.39 घटाएंगे तो 88 रहेगा, ये क्या आएगा 34.39 होगा। अगर मैं 34 से इसको काटूंगा मेरे भाई तो 3 से छोटा नंबर आएगा ना, ये 34 से 102 होता है। फिर अगर मैं 122 को 3 से भाग देता हूं तो कितना जाता है, 3 चौक 12 यानी कि 41 के करीब आता है, कितना आता है 41, समझ में आया ना। अगर 122 को 3 से भी भाग दूं तो 41 के करीब आता है, लेकिन 122 को अगर मैं 3 से छोटे नंबर से भाग दूंगा तो 41 से ज्यादा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी मैंने बहुत क्लोज ले लिया, 41 से ज्यादा आएगी कि नहीं। तो 88 में से 41 घटाऊंगा तो किसके करीब आएगा आंसर 47, यानी कि 46% इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। दिमाग लगाना बेटा यहां पर, आपको कर लोगे ना, एक ये 34 से 100 बार, 34 से लगभग 3 बार जाएगा, 34 से 102, लेकिन ये क्या है 100, तो यानी कि नीचे नंबर आएगा 3 से छोटा। अगर 122 को 3 से भाग देते तो कितना आता, लगभग 40,
1, लेकिन 3 से छोटे नंबर से भाग देंगे तो 41 से बड़ा आएगा। तो 88 में से 41 से बड़ा नंबर घटाएंगे तो जो भी आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई वो फिर आपका 47 के करीब आएगा, तो ए ऑप्शन, ठीक है ना। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 163 इवन नंबर्स, बहुत बेहतरीन ये सवाल है, रेलवे में आएगा, कल भी आया था, आज भी आया है, परसों भी आएगा। वैसे सवाल टेक्निकली गलत है, यहां लिखना चाहिए द एवरेज ऑफ फर्स्ट 163 इवन नेचुरल नंबर्स। क्या लिखना चाहिए? नेचुरल नंबर। प्रथम 163 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, पर रेलवे दे रहा है, काम चल रहा है। तो कॉन्सेप्ट होता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n+1। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 के बराबर होता है। तो पहली 163 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 163 में 1 जोड़ दीजिए, क्या आएगा? 100। खत्म। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24। माने बच्चों क्या आंसर है? एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 7700 सेंटीमीटर स्क्वायर। छड़ की लंबाई 95 सेंटीमीटर है, तो छड़ की बाहरी त्रिज्या बताओ, दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करनी है। और देखो आंसर तो बहुत नजदीक है, और आंसर भी कैसे हैं? अप्रोक्स में, लंका लगा देने वाला सवाल है। कैलकुलेशन में एक बार बताओ, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ठीक है ना। तो एक यहां पे सिलेंडर का रॉड है, उसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया कितना है? 7300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। 2π, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, ठीक है। लंबाई है 95, यानी कि आपको रेडियस निकालने, तो हाइट की जगह क्या रख दोगे आप? 95 सेंटीमीटर। अब आप देखो इससे कटा दिए, तो पहली बात तो ये 4 से कटेगा 100 25 बार, और 4 से 44 कटेगा जी ये 11 बार, है ना। पर 11 से आपका 77 कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा। उसके बाद आप देखिए 95 और 25 में 5 से कटाएगा ये 19 बार, और 5 से कटेगा जी 5 बार। हमें निकालनी है इसकी रेडियस, तो आप मुझे बताओ रेडियस कितनी आ जाएगी? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 7 पंजे 35 सत्ते 245, ठीक है ना। बोलो, और ये 19 यहां गुणा में इधर आ जाएगा बटे में, तो ये आ जाएगी रेडियस 245/19। तो ये देखने में जो मुश्किल थी कैलकुलेशन, वो एक्चुअली में है नहीं, ठीक है ना। 245 को 19 से भाग देंगे तो 19 से कम कितना बचेगा? 5 5 55 ना, 19 दूनी 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या आंसर है ये? ठीक है बच्चों, कर लोगे। चलिए आज के इस टेस्ट का आखिरी सवाल हम करेंगे, राजी खुशी बताइए। यदि एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग उसके बहिष कोणों के योग के 4 गुने के बराबर है, तो बताइए बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है? सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप ये पता लगा पाओगे कि ये जो बहुभुज है इसमें भुजाएं हैं कितनी। सवाल में दे रखा है कि एक रेगुलर पॉलीगन के अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का सम उसके एक्सटीरियर एंगल के सम का 4 गुना है। एक बार बताओ, एक रेगुलर पॉलीगन में जितने आंतरिक कोण होंगे उससे सटे हुए उतने ही बाहरी कोण होंगे। अगर सवाल के अनुसार रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम बाह्य कोण के सम का 4 गुना है, यानी कि हर एक आंतरिक कोण की वैल्यू बाह्य कोण का 4 गुना होगी। समझ में आएगी नहीं? तभी तो टोटल जोड़ के 4 गुना आएगा आंतरिक कोणों का योग। तो मैं कह सकता हूं कि इस रेगुलर पॉलीगन का अगर हर एक बाह्य कोण 1 है, तो हर एक आंतरिक कोण कितना है? 4 यूनिट। यही है, ईच आंतरिक कोण और ईच बाह्य कोण का योग रेशियो 4:1 है। तो टोटल कितना आएगा जोड़ के? जबकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है? 100। तो 5 की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 1 की वैल्यू कितनी? यानी कि रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? तो आप बताओ रेगुलर पॉलीगन में भुजाएं कितनी होंगी? 360 डिग्री बटे ई, 360 डिग्री बटे 1 एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 360 बटे 36 10। रेगुलर पॉलीगन में कितनी भुजाएं पूछा है? बहुभुज में विकर्णों की संख्या। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड है तो उसमें डायगोनल कितने होंगे? n × n - 3 बटे n की जगह यहां क्या रख दीजिए? 10।
10 माइनस 3 7/2 यानी कि 70/2 कितना आ गया? 35 विकर्ण। ऑप्शन नंबर बताओ, इससे आसान कुछ है क्या? ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये मॉक टेस्ट, ये एक्सपेक्टेड पेपर समाप्त होता है। बहुत सारे सवाल यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और देखिए आ ही ये रहा है ना। मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितना भी नया कराऊं, उसका कोई फायदा है? क्योंकि पेपर में आने ही वो 200 सवाल घुमा फिरा के हैं। ठीक है, जैसे मैंने आज एक करवाया वैसे ही मैं कल करा दूंगा। अगर आप इस टेस्ट में 25 में से 22 सवाल तक ठीक कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आप पेपर में भी उतने कर ले जाएंगे। ठीक है, बढ़िया लगा है, सॉल्यूशन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, मेरे भाई कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज का टेस्ट। धन्यवाद, बाय।